नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। आइए पहले देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा फेस क्रीम। यह कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर किया बड़ा हमला। हमले में एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकार हुए शहीद। सदर जमहूरिया के इंतखाब पर राजनाथ और वेंकैया ने की सोनिया और येचुरी से मुलाकात, लेकिन नाम का इंकशाफ नहीं। प्रणब मुखर्जी के साथ 2 घंटे चली भागवत की मुलाकात। दलहन की हिमायती कीमत बढ़ाने की तैयारी में मरकजी सरकार। अगली काबीना की मीटिंग में 400 रुपए के इजाफे की मिल सकती है मंजूरी। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में पीर को सुनाई जाएगी सजा। अबू सलेम समेत 6 कसूरवार फरार। अब्दुल कयूम टाडा कोर्ट से किए गए बरी। और यूपी सरकार ने शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में हुई बदनवानी की सीबीआई की जांच की सिफारिश। सेंट्रल वक्फ कमेटी की रिपोर्ट और शिकायतों पर की गई जांच की सिफारिश। और पेश खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर बड़ा हमला किया है। दहशतगर्दों ने अचबल में पुलिस पार्टी पर पहले से इंतजार करके लगाकर हमला किया है, जिसमें एसएचओ समेत पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। जिस वक्त पुलिस पर हमला हुआ उस वक्त पुलिस पार्टी रूटीन दबिश पर थी। कश्मीर के कुलगाम में फौज और दहशतगर्दों के बीच तसादुम खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में फौज ने लश्कर के दहशतगर्द जुनैद मट्टू समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। वहीं सिक्योरिटी एहलकारों ने एक दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में एक शहरी की भी मौत हो गई है। फौज को कुलगाम में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद मुहासरा करके उनमें से 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। हालांकि फौज को पत्थरबाजी का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने सर्च ऑपरेशन को मुतासिर करने के लिए फौज पर पत्थरबाजी की। बढ़ते आगे सदर जमहूरिया के इंतखाब की सरगर्मियों के बीच आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की है। यह मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने मोहन भागवत को सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए पहली पसंद बताया है। शिवसेना के मुताबिक उनकी पहली पसंद पर अगर किसी को एतराज है तो स्वामीनाथन उनकी दूसरी पसंद है। शिवसेना ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन्हीं 2 लोगों के नाम पर बात होनी चाहिए। मैं मानता हूं पूरे देश के लिए, किसानों के लिए स्वामीनाथन जी का नाम मैंने आगे किया है। और देश की एक प्रतिमा जो मैं चाहता हूं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये देश मेरा हिंदू राष्ट्र है और इसलिए हमारी पहली पसंद जो है वो मोहन जी की है। अगर मोहन जी के नाम पर किसी को कुछ कठिनाइयां आ रही हैं तो स्वामीनाथन जी को करो। इससे पहले वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह अपोजिशन के लीडर सीताराम येचुरी से मिलने पहुंचे थे। सोनिया गांधी से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। सोनिया के साथ वहां अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया से मुलाकात करने पहुंचे राजनाथ सिंह और वेंकैया ने सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के लिए किसी नाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि वह कांग्रेस से ही उनके उम्मीदवार का नाम पूछने आए थे। दरअसल बीजेपी ने सदारती इंतखाब पर एक राय लेने के लिए 3 मेंबरों की एक कमेटी तश्कील दी है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, वजीर मालियात अरुण जेटली और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू सभी सियासी पार्टियों से बातचीत करके इत्तेफाक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कमेटी बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई के लीडरों से राब्ते में है। हम आपको बता दें कि 28 जून को सदारती इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी के लीडर जल्द ही इस मसले पर बात करके आम राय बनाने की कोशिश में हैं। हम आपको यह भी बता दें कि सदारती इंतखाब अगर मुमकिन हुआ तो 17 जुलाई को होगा।
हमने सोचा सरकार की तरफ से अगर 2 सीनियर मंत्री लोग आ रहे हैं तो कोई प्रपोजल लेके आएंगे कि उनका क्या है सोच और किसके बारे में वो सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई नाम लेकर वो आए नहीं। वो सिर्फ आए ये कहते हुए कि हम चाहते हैं कि आप लोगों की समर्थन हो। तो समर्थन तो एक व्यक्ति पे होगा ना। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जो राष्ट्रपति होंगे आज के दिन में वो उनके जो हमारे देश के संविधान जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र है उसको मजबूती के साथ लागू करवाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को हम चाहते हैं राष्ट्रपति बने। अगर इस तरीके के व्यक्ति का कोई नाम आता जरूर हम उसके बारे में सोचते, लेकिन नाम कुछ दिया नहीं उन्होंने। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया, बल्कि उल्टा हम ही से नाम पूछने की कोशिश की। तो हम अपेक्षा करते थे कि वो नाम बताएं और उस पर हम अपनी पार्टी के अंदर भी और फिर जो विपक्षी दल हैं उनके साथ उस पर चर्चा करें। लेकिन चूंकि कोई भी नाम नहीं आया सरकार की तरफ से और उन्होंने बताया है कि अब उन्होंने नाम पे निर्णय नहीं लिया है और जब भी वो निर्णय देंगे तो उस वक्त आपका सहयोग लेने का प्रयास करें। लेकिन जब तक कोई नाम नहीं आता है तो चर्चा का और सहयोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। They have not given any names. When they have not given names, there is no question of consensus. If they give the names, then only we can discuss with our allies and our other political party leaders. When they have not given specific names, or 1 or 2, 3 like that, so there is no question of consensus. If they come with some name, we could have considered. हमारा हाल पॉलिटिकल पार्टी का एक ही स्टैंड है, सब मिलके हम नाम अगर ये आता तो उसमें रख देते। जब वो नाम नहीं आया तो सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, नोटिफिकेशन चुनाव का जारी हो चुका है और चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, मतदान की, नामांकन की। और मेरा मानना है कि आदर्श स्थिति तो यही है कि आम सहमति के साथ चुनाव हो जाए। इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ लीडरशिप है, हमारे सीनियर लीडरशिप है, वो तमाम राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बढ़ते आगे, मुंबई बम ब्लास्ट मामले में टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 6 लोगों को कसूरवार करार दिया है। वहीं एक मुलजिम अब्दुल कयूम को बरी कर दिया है। इस मामले में टाडा कोर्ट पीर को सजा का ऐलान करेगा। अदालत ने मुस्तफा दोसा, उसके भाई मोहम्मद दोसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट और करीमुल्लाह को भी कसूरवार माना है। अदालत ने माना है कि अब अबू सलीम भी साजिश में शामिल था। कोर्ट ने मुस्तफा को अहम साजिश करने वाला मानते हुए धमाकों की साजिश रचने और हथियार सप्लाई करने का कसूरवार करार दिया है। वहीं कोर्ट ने फिरोज अब्दुल राशिद को कत्ल और ब्लास्ट का कसूरवार ठहराया है। अदालत ने माना है कि करीमुल्लाह ने ही धमाके के लिए आरडीएक्स और हथियार लाने में मदद की थी और ताहिर मर्चेंट ने इन धमाकों के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम किया। इन सभी को 302, 307 और 120B का कसूरवार पाया गया है। हम आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग जख्मी हुए थे। आज स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बम ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे, उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है। आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120B यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को 3-3 टाडा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है और एक एक्यूज को जो कयूम करके है उसको एक्विट कर दिया है। और एमपी के उज्जैन में महिदमपुर एमएलए बहादुर सिंह चौहान ने एक तकरीब में किसानों को लालची तक कह दिया। साथ ही कहा कि किसानों को ज्यादा दे दिया गया है, इसीलिए बदहजमी हो गई है। और तो और लीडर साहब ने यह भी कहा कि किसान भूत प्रेत की वजह से अपनी जान देते हैं। खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में खुद वजीर आला शिवराज ने शिरकत की थी। शिवराज सिंह चौहान के आने से पहले एमएलए ने यह बात कही थी। तो 10 टिकट मेरे परावा कर देता है और उसमें गेहूं बो देता है और
और उसके बाद मोटर जो 10 बीघा जो जमीन बची है उस पर चला देता है। इधर गेहूं बाहर आते हैं और 22 दिन पानी देने का जैसे ही मोटर आता है तो इधर होल पानी छोड़ पकड़ करने लग जाता है। ये भी जाता है वो भी जाता है। लाइची हुआ कि नहीं हुआ? जब ये कायदे से क्या करना चाहिए, उसको मात्र 10 बीघे में सिंचाई करना चाहिए। खबरनामा में वक्त हो गया एक वक्फे का, आप देखते रहिए आलमी समय। शिल्पा दीदी, वो किट्टी वाली रीमा आंटी। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शिल्पा? शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी? दरअसल आपकी बालकनी से कुछ गिर गया है। क्या क्लिप? नहीं, तो बिट्टू की बॉल होगी। आपके घर का कूड़ा गिर गया है जो आप रोज गिराती हैं। कहो तो वापस भिजवा दूं? क्योंकि किट्टी वाली आंटीज क्या कहेंगी कि रीमा जी का घर और चेहरा तो चकाचक, बट सोसाइटी व्हाट अ शेम। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। तो अपनी इज्जत का कचरा होने से रोकें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि गीला कचरा केवल हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा केवल नीले डस्टबिन में ही डालेंगे। नहीं तो शिल्पा जी आपको भी कॉल कर सकती हैं। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीजेएम का सरकारी दफ्तरों में बेमुद्दत बंद का ऐलान। मोर्चा सदर विमल गुरुंग के घर और दफ्तर में छापेमारी के बाद मुकम्मल बंद में तब्दील हो गया, जिसके बाद मामूल की तरफ बढ़ रहे हालात अचानक से बेहद कशीदा हो गए हैं। दार्जिलिंग के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत ने मगरबी बंगाल की सरकार से रिपोर्ट तलब की है। विमल गुरुंग के घर और दफ्तर में छापेमारी से नाजार मोर्चा के हामियों ने जगह जगह तोड़फोड़ की और आतिशबाजी की। उन्होंने इस बार मीडिया को भी नहीं बख्शा और कई गाड़ियों के साथ उनकी एक गाड़ी को भी नजरआतिश कर डाला। उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसमें मोर्चा के हामियों के अलावा कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जीजेएम की तहरीक के चौथे दिन विमल गुरुंग के दफ्तर में छापामारी में बड़ी तादाद में हथियार, तीर धनुष, बेसबॉल के बैट, चाकू और दीगर धारदार असलहे, पटाखे और डीजल बरामद हुए थे। इस छापामारी के बाद जीजेएम की मरकजी कमेटी की तरफ से पूरे दार्जिलिंग में मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद पहाड़ में दुकान, बाजार, स्कूल, कॉलेज बंद हो गए। जीजेएम के मुश्तइल हामियों ने कालिम्पोंग के पंडोंग आउटपोस्ट थाने में आग लगा दी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जीजेएम जनरल सेक्रेटरी रोशन गिरी ने पार्टी दफ्तर से तीर धनुष और खोखरी जैसे धारदार असलहे की बरामदगी पर कहा है कि उनके रवायती हथियार हैं और उन्हें स्कूली बच्चों की तरबियत देने के लिए वहां रखा गया था, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। ये जीजेएम को बदनाम करने की सीएम ममता बनर्जी की साजिश है। रियासती हुकूमत नहीं चाहती कि गोरखालैंड तहरीक जमहूरी तरीके से आगे बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि पहाड़ पर तशद्दुद के लिए रियासती हुकूमत और मकामी इंतजामिया जिम्मेदार है। ताजा हालात पर दूसरी पार्टियां भी सियासी बयानबाजी करने लगी हैं। जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन एक राजनीतिक समस्या है दार्जिलिंग में। उसका समाधान राजनीतिक होना चाहिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से होना चाहिए, चर्चा होके होना चाहिए। आज जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर बिना सूचना दिए पदाधिकारियों को जिस तरह से उसके दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और उसको तहस नहस किया गया, दुर्भाग्यजनक है। और उसके बाद जो टीयर गैस चली, रबर बुलेट चले और लाठी बरसाई गई महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, दुर्भाग्यजनक है। अब वायदों को पूरा करने का डिमांड जीजेएम कह रहा है। अब सरकार जो है वो पूरा नहीं कर सकती क्योंकि ये हालत है। अब इसके अंदर सरकार को ये इनिशिएटिव लेनी चाहिए, दमन से नहीं लेकिन बातचीत के आधार पर इस मामले को सुलझाना। ये सुलझाने का जिम्मेदारी और दायित्व राज्य सरकार की है। तो वहां पर सभी राजनीतिक दलों से पहले बातचीत का वार्तालाप शुरू करिए
उसके बाद केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि ये ट्राइपार्टाइट मामला था, उनके साथ वार्तालाप करके उनको नेगोशिएशंस पे ले आइए जीजेएम को। उधर राजस्थान में अपने 13 मांगों को लेकर हिंदुस्तानी किसान तंजीम का मुतालबा रियासत के सभी हिस्सों में जारी रहा है। किसान तंजीम की मांग है कि किसानों के हक में 13 अहम मांगों को फौरन नाफिज किया जाए। तंजीम के अफसरान के 7 हिस्सों और सीकर हेडक्वार्टर पर गैर मुद्दती तौर पर खाने के इंतजाम किए गए हैं। किसान लीडरों ने बताया है कि सरकार ने कम अज कम सरकारी कीमतों पर सरसों, मूंग, मूंगफली, तऊ और कई फसलों की खरीद नहीं की। इससे रियासत के किसानों को 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में जल्दी शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को तहलील कर दिया जाएगा। बदनवानी के तमाम इल्जामात से घिरे दोनों बोर्ड को तहलील करने के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों वक्फ बोर्ड अगले कुछ दिनों में बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटरों के हवाले होंगे। हालांकि रियासत के अक़लियती फलाह के वजीर ने इस खबर की तरदीद की है। अलबत्ता ये जरूर कहा गया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए कहा गया है और जल्द ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो बदनुमानी हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। इसके अलावा दोनों बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त करने की सिफारिश भी की गई है। और हम आपको फिर बता दें कि यूपी सरकार ने शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में हुए बदनुमानी की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। रियासती हुकूमत ने इस वक्फ बोर्ड के बारे में सेंट्रल वक्फ कमेटी की रिपोर्ट और दीगर शिकायतों को देखते हुए जांच की सिफारिश की है। इधर अक़लियती फलाह व बहबूद बोर्ड ने शिया वक्फ बोर्ड के सदर वसीम रिजवी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदर जफर फारूकी को भी बर्खास्त करने की रियासती हुकूमत से सिफारिश की है। अक़लियतों की बहबूद के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सीएम योगी से दोनों बोर्डों के चेयरमैन को हटाने की सिफारिश की है, जबकि बोर्ड के रजिस्ट्रार और सभी नामजद अरकान को हटा दिया गया है। लेकिन अक़लियती बहबूद के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी इस खबर को गलत बता रहे हैं कि सरकार शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को तहलील करने पर गौर कर रही है। इस मामले पर वजीर से बात की हमारे नुमाइंदे आलोक गुप्ता ने। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के तमाम मामले चर्चा में चल रहे हैं और इन सब मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी, क्या मामला चल रहा है? कई चर्चाएं हैं, सीबीआई जांच की बात आ रही है और बोर्डों को भंग करने की बात आ रही है, सच्चाई क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से वक्फ बोर्ड की सैकड़ों शिकायत हमारे पास आई और इसके अलावा CWC सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने हमें एक बृहद रिपोर्ट भेजी जिसमें शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों में बहुत बड़े घोटाले और बहुत बड़ी धांधली, जिसके दोनों अध्यक्षों के और एक पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा गया। प्राइमा फेसिया हमने भी सबकी जांच कराई और जांच में ये पाया कि वो उसमें संलिप्त हैं। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच कराने के लिए लिखा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए अपना पत्र लिख दिया है। जहां तक इन बोर्डों में नामित सदस्यों का सवाल है, उनको हटा दिया गया है। अभी आपने बताया CWC ने एक जो आपको रिपोर्ट भेजी है उसमें पूर्व मंत्री का भी नाम है। वो कौन पूर्व मंत्री है और कितने करोड़ों रुपए का ये भ्रष्टाचार या घोटाला है? ये अल्पसंख्यक कल्याण जिनके पास था, माननीय आजम साहब के का नाम उसमें संलिप्त है और ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की संपत्तियों का घोटाला है। जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा भी कोई विचार चल रहा है कि दोनों जो बोर्ड हैं उनको एक कर दिया जाए? क्या इस बात की भी कोई संभावना विभाग तलाश रहा है या CWC ने इस बात का उल्लेख किया? देखिए, CWC ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया और इस तरह का अभी कोई विचार हमारे विभाग के विचाराधीन नहीं है। चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब का साफ कहना है कि उन्होंने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को लिखा है और बोर्ड के दोनों अध्यक्षों को हटाने के लिए भी मुख्यमंत्री से सिफारिश की है। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ आलोक गुप्ता।
उधर मथुरा के दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में यमुना रिवर फ्रंट की तरफ से कराए जा रहे कामों का जायजा लिया है। वजीर तवानाई ने यमुना के घाटों पर कराए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए अफसरान को तरक्याती कामों में ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन में यमुना के घाटों को खूबसूरत बनाना चाहिए, जिससे यहां आने वाले अकीदतमंद यमुना के लुत्फ ले सकें। साथ ही कहा कि रियासती सरकार ब्रिज इलाके की हर तरह से तरक्की के लिए काम कर रही है, जिसके तहत मथुरा वृंदावन के घाटों को उनकी पुरानी सूरत देने के लिए काम किए जा रहे हैं। उन्होंने यमुना किनारे किए गए गैर कानूनी तामीरातों को भी हटाने का हुक्म दिया। फोटो में जब जाइए भाई साहब गोस्वामी जी है ना शाम टाइम बदमाश कर रहा था, उसे जेल भेज दिया मैंने। चलो संस्था है इन्होंने प्रोजेक्ट बना के इस वालों को दिखाया, उन्हें देखकर तुरंत आगरा में शुरू कर दिया। और यूपी के अमरोहा में धनौरा असेंबली हलके से बीजेपी के रुकने असेंबली के सगे भाई संजीव पर एक औरत से छेड़खानी का इल्जाम लगा है। मामला थाना सैदनगली इलाके के तरारा गांव का है। यहां राशन डीलर राजन की कुछ दिनों पहले मौत हो जाने के बाद दुकान पर उसके कुनबे और गांव के कुछ लोगों में तनाजा चल रहा था, लेकिन महलूक राशन डीलर का कुनबा गुजर बसर के लिए दुकान अपने पास रखना चाहता है। इस तनाजे के सबब बीजेपी एमएलए राजीव तरारा के भाई संजीव देर रात मुतासरा खातून के घर गए और उसे कमरे में बुलाकर अपनी बात मानने पर राशन की दुकान उनके ही पास रहने को कहा और छेड़खानी भी की। एमएलए के भाई की इस करतूत से नाराज होकर शौरत और उसके अहले खाना ने सैदनगली थाने में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और इंसाफ की फरियाद की है। अपने घर पर खड़ी थी, कमरे के पास में वो आया और उसने मेरी कलाई पकड़ के मुझे कमरे में खींच लिया और मुझसे कहने लगा कि 5 मिनट के लिए मेरे से मिल ले और तेरे पास जो तुम्हारे पास ये कोटा है इसे कोई नहीं हटाएगा, जो तू कहेगी वो मैं करूंगा और तेरी बात मानूंगा। बस 5 मिनट के लिए। क्या नाम है उसका, कौन है वो? संजीव, तोताराम का लड़का है वो। उसका भाई वो है वर्तमान विधायक है मंडी धनौरा का, राजीव। अच्छा, कौन सी पार्टी से ताल्लुक है विधायक? बीजेपी से। खबरनामा में लेते हैं एक और वक्फा, आप देखते रहिए आलमी समय। मुबारक महीना रमजान मुबारक जो खुशबुओं का मौसम लेकर आया है, जहां सहरी के वक्त आरजुओं की कलियां चटकती हैं और इफ्तार के वक्त दुआओं के फूल खिलते हैं। हमारी नमाजों और रोज़ों की मकबूलियत के साथ साथ हमें इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को भी मलूज़ खातिर रखना है। आलमी समय पर और उसके नाजरीन को मैं इस मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आधार कार्ड पर मरकजी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। इसके साथ ही 50,000 से ज्यादा के लेन देन पर आधार कार्ड जरूरी होगा। मौजूदा अकाउंट होल्डर्स को भी बैंकों में 31 दिसंबर तक आधार कार्ड जमा करना होगा और ऐसा नहीं करने पर अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।
और मरकजी सरकार दलहन की हिमायती कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि मरकजी हुकूमत दलहन की हिमायती कीमत 400 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी में है। मरकजी हुकूमत को यह तजवीज महकमा ज़राअत ने पेश की है। वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने इस पर अफसरान के साथ मीटिंग की है। अगली काबिनेट मीटिंग में दलहन की हिमायती कीमत को बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। अब आपको सरेआम मार पिटाई का एक वीडियो दिखाते हैं जो वायरल हो चुका है। मुंबई से 50 लोगों का एक ग्रुप गोवा घूमने गया था। वहां किसी छोटी सी बात पर हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते बदमाशों ने इन लोगों पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया। ये सब कुछ हुआ गोवा के मर्सेज बीच पर, जहां 4 मुसल्लह लोगों ने बस में सवार 50 टूरिस्टों को जमकर पीटा। बच्चों और खातून को भी नहीं बख्शा। हमलावर लड़कों ने उनकी भी लात घूंसों और डंडों से पिटाई की। इस पूरे हमले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें 4 लोग तलवार और डंडे बरसाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो के आने के बाद गोवा पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। और जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म सेक्रेटरी फारूक अहमद शाह ने माइस ऑर्गेनाइजर के साथ दिल्ली ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में एक इंटरएक्टिव मीटिंग की है जिसमें कश्मीर टूरिज्म को फरोग देने की बातें की गई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर टूरिज्म को बेहतर बनाने और टूरिस्ट का रुख जमीन पर जन्नत अर्ज़ कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तरफ राग़िब करने के मशवरे और कोशिशों को मुस्तकबिल में बेहतर बनाने की बात कही गई। फारूक अहमद शाह ने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा कि जब स्विट्जरलैंड और मॉरिशस से बेहतर टूरिस्टों के लिए अपने मुल्क में बेहतर मकाम है तो फिर वो बाहर क्यों जाएं। और जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑडिटोरियम में ओखला के रुकन असेंबली ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जहां दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें शिरकत की। इस दौरान एक सोशल वर्कर शबीना नाम की खातून ने जमकर हंगामा किया। इस औरत का कहना है कि दिल्ली के सोनिया विहार के इलाके में एक मस्जिद की जगह को लेकर वहां रह रहे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और केजरीवाल साहब को इसकी खबर भी नहीं है और न ही उनके पास वहां जाकर इस मामले को जानने का वक्त है। शबीना ने जब काफी एहतजाज किया तो पुलिस ने उस खातून को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं शबीना ने मस्जिद के मामले पर कपिल मिश्रा से भी राब्ता कायम करने की बात कही है। शबीना ने बताया कि कपिल मिश्रा से पिछले 3 दिन से मिलने की और उनको बुलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। वो करिए और आवाज उठाने पर बस बंद कर दिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है। केजरीवाल से आपसे मिले कि नहीं मिले? नहीं, मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया गया कि आप नहीं मिलोगे केजरीवाल से। और केजरीवाल को अवतार करने का वक्त है, केजरीवाल को मस्जिद शहीदों के वहाँ पे जाने का वक्त नहीं है। और आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रूप मंत्रा फेस फ्री। यह कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर किया बड़ा हमला। हमले में एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकार हुए शहीद। सदर जमुने के इंतखाब पर राजनाथ और वेंकैया ने की सोनिया और येचुरी से मुलाकात, लेकिन नाम का इंकशाफ नहीं। प्रणब मुखर्जी के साथ 2 घंटे चली भागवत की मुलाकात। दलहन की हिमायती कीमत बढ़ाने की तैयारी में मरकजी सरकार। अगली काबीना की मीटिंग में 400 रुपए के इजाफे को मिल सकती है मंजूरी। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में पीर को सुनाई जाएगी सजा। अबू सलेम समेत 6 कसूरवार करार। अब्दुल कयूम टाडा कोर्ट से किए गए बरी। और यूपी सरकार ने शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में हुई बदनवानी की सीबीआई जांच की सिफारिश। सेंट्रल वक्फ कमेटी की रिपोर्ट और शिकायतों पर की गई जांच की सिफारिश। खबरनामा खत्म होता है। आप आलमी समय को इंटरनेट पर देख सकते हैं। लॉग ऑन करें समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।